हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में हम बात कर रहे हैं। अभी तक आपने समझा है नर्वस सिस्टम को, और नर्वस सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कैसी उसकी फंक्शनिंग होती है, ये आपको अच्छे से समझना है। हमने काफी सारे टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस भी किया है। डिस्कस करने के साथ साथ हमने यहाँ पर रिवाइज भी किया है। ठीक है, तो सारी जो चीजें हैं आप लोग देखते रहेंगे, उन्हें इजी है। यहाँ पर ये जो चैप्टर है वो वहाँ पर आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। सारी जो चीजें, जो भी चीजें हैं वो कैसी हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। चलिए, इसी के साथ आपने ह्यूमन ब्रेन के बारे में आपने पढ़ा था। ह्यूमन ब्रेन के पार्ट्स आपने समझे थे, उनके फंक्शन आपने देखे थे। आपने बात की थी यहाँ पर रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क के बारे में। ठीक है, ये डायग्राम आता है रिफ्लेक्स आर्क से रिलेटेड। चलिए, नेक्स्ट हमने बात की थी मस्कुलर मूवमेंट एंड नर्वस कंट्रोल। यहाँ पर जो मसल्स होती हैं, जो मांसपेशी होती हैं, उनमें गति कैसे हो रही है, और मांसपेशियों की गति तथा नर्वस सिस्टम में क्या यहाँ पर संबंध होते हैं। तो आपने कहा कि जब हमारे नर्व्स ने क्या किया, हमारी मसल्स, हमारी मांसपेशियों को सिग्नल दिया, तब वहाँ पर कैल्शियम जो है, कैल्शियम आयन की एंट्री होती है मसल्स में। और मसल्स में जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन, उनमें क्या होता है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं है कि उनके शेप में चेंज आता है। ध्यान दीजिए, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, मस्ट है, आपको ये समझना जरूरी है कि यहाँ पर प्रोटीन के जो साइज होता है, साइज में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, साइज कम नहीं होता है, सिर्फ पोजीशन चेंज होती है, एक दूसरे की ओर स्लाइड हो जाते हैं। जैसे कि हमने कहा ये नॉर्मल है, यहाँ पर रिलैक्सेशन है, अब ये स्लाइड हो गए हैं, एक दूसरे की ओर खिसक गए हैं, आपने कहा ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया। तो आप देख रहे हैं कि इसका साइज और इसका साइज, एक्टिन एंड मायोसिन का साइज सेम है, सिर्फ क्या हो रही है, उनकी पोजीशन में चेंज आ रहा है। ठीक है, चलिए, हम बात कर रहे थे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, आपको होमवर्क में दिया गया था। आपको होमवर्क में दिया गया था, और होमवर्क में हमने कहा था कि आप एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल पढ़ेंगे। जैसे कि एंडोक्राइन में आप पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी, थायराइड, थाइमस, एड्रिनल, पैनक्रियास, ओवरी, टेस्टिस, सारी आपकी क्या आती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आती हैं। ठीक है, अगर आपने इनके एग्जाम्पल देखे होंगे तो जो टॉपिक है वो कुछ हद तक आपका क्लियर हो गया होगा। हम बात कर रहे थे ग्लैंड यानी कि ग्रंथि की। ठीक है, अगर आप ग्लैंड्स को नहीं समझते तो हमने कहा कि ग्लैंड्स हमारी बॉडी के पार्ट्स होते हैं जिनका काम होता है सिक्रीशन या श्रावण। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो हमने बोला एक ग्लैंड हमारे पास स्लाइवरी ग्लैंड आती है। ठीक है, या एक हमारे पास क्या आता है, लिवर है, लिवर भी एक प्रकार की ग्रंथि है। या एक प्रकार की ग्लैंड आपके पास आती है पैनक्रियाज। ठीक है, या फिर आपने कहा कि यहाँ पर कुछ और भी ग्लैंड्स आती हैं जिनके बारे में हम बात आगे करेंगे। कुछ ग्लैंड्स के एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं। तो अब आपने एटलीस्ट जो ग्लैंड्स हमने यहाँ पर लिखी हैं उनके बारे में हम जानते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जो शब्द हैं वो आपके लिए नए हैं। जैसे स्लाइवरी ग्लैंड हमने कहा, जिन्हें आप लार ग्रंथि भी कहते हैं। लार ग्रंथि जहाँ से आपका लार निकलता है या आपका थूक निकलता है, तो ये हमारी स्लाइवरी ग्लैंड है। लिवर के बारे में सभी जानते हैं। आपने कहा, आपने पढ़ा है कि लिवर को हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपनी लिवर को सेफ रखना है। कैसे कि यहाँ पर जो अल्कोहल कंज्यूम करने वाले लोग होते हैं, या जो बहुत ज़्यादा जो मेडिसिन लेते हैं या जो ड्रग्स लेते हैं, तो उनसे क्या होता है, हमारा जो लिवर है वो डैमेज होता है, क्योंकि हमारा लिवर एज अ प्यूरीफायर काम कर रहा है ड्रग्स के लिए, अल्कोहल के लिए। ठीक है, जो भी आप कंज्यूम कर रहे हैं तो लिवर क्या करता है, आपकी आपकी बॉडी से उस ड्रग को, उस केमिकल को बाहर निकालने में सहायता करता है। तो जितनी एक्सेसिव अमाउंट यहाँ पर होगा, जितनी ज़्यादा मात्रा में आप क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, लिवर को उतना ज़्यादा फंक्शन करना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा काम लिवर से लिया जाएगा, लिवर उतनी जल्दी डैमेज हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है हमें हेल्दी फूड खाना है, हेल्दी ड्रिंक्स हमें लेनी है, जैसे कि जूस, ठीक है, जैसे कि मिल्क। ऐसी जो ड्रिंक्स होती हैं वो हमारे लिए क्या होती हैं, बेनिफिशियल होती हैं। चलिए, ये तो था जनरल टॉपिक। आते हैं अपने टॉपिक में। हमने कहा स्लाइवरी ग्लैंड, लिवर और पेनक्रियाज, ये तीनों चीजें हमने पढ़ी थी जब आप बात कर रहे थे पाचन तंत्र के बारे में। इसीलिए सबसे पहले हमने इन एग्जाम्पल्स को लिया है ताकि आप रिलेट कर सके चीजों को। अभी तक हमने सिर्फ इतनी बात की है कि ग्लैंड से सिक्रीशन हो रहा है, यानी कि श्रावण हो रहा है।
चलिए, अब हमने कहा जो ग्लैंड्स होती हैं हमारी, ये तो कुछ एग्जाम्पल आ गए हैं ग्लैंड्स के, जिनका काम क्या है, श्रावण। मेन जो फंक्शन है वो है श्रावण, यानी कि सिक्रीशन। सिक्रीशन कोई भी तरल पदार्थ हो सकता है, कोई भी हार्मोन हो सकता है, कोई भी एंजाइम्स हो सकते हैं, ठीक है। अब हार्मोन क्या होते हैं या एंजाइम्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी आप सिंपली इतना समझिए, हार्मोन्स कुछ केमिकल्स होते हैं, ठीक है, जो बायोलॉजिकल केमिकल्स आप उन्हें कह सकते हैं, जो कि हमारे बॉडी में कुछ प्रकार के क्या करेंगे, रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि कुछ यहाँ पर प्रोसेस होगा, ठीक है, और उस प्रोसेस के द्वारा कुछ रिजल्ट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। हमने कहा सबसे पहले हम ग्लैंड्स के बारे में जब हमने बात की तो हमने कहा ग्लैंड्स जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो हमने बोला था एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड से हमने कहा कि एंडोक्राइन सिस्टम बनता है, ठीक है। और दूसरी होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब एंडोक्राइन्स को तो आपने पढ़ना है, उनके एग्जांपल्स आपने देखने हैं, हम बात करेंगे पहले एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में आपको याद होगा, हमने कहा था एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में पाए जाते हैं डक्ट, ठीक है। और डक्ट होते क्या हैं एक्चुअली में, आपने कहा डक्ट कुछ पाइप जैसी संरचनाएं होती हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करेंगे, कुछ चीजें श्रावित करेंगे, कुछ चीजें सिक्रीट करेंगे, और वो यहाँ पर इन डक्ट के माध्यम से यहाँ पर जो साइट ऑफ एक्शन होगी, साइट ऑफ एक्शन को क्या बोला गया था, जैसे कल हमने एग्जाम्पल लिया था कि हमने कहा कि होता क्या है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आप अच्छे से समझेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम आपको याद होगा, ठीक है, ये आपने कहा ये फूड पाइप है, ये स्टमक है, ऐसे इस प्रकार से, और स्टमक के बाद आती है आपकी छोटी आंत, ठीक है। हम सिर्फ छोटे आंत को बनाएंगे, यहाँ पे बड़ी आंत नहीं बना रहे हैं। ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये बड़ी आंत आप समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपने कहा पाया जाता है लीवर, और लिवर के सामने ही पाउच होता है इस प्रकार से, जिसे आप क्या कहते हैं, ये आपका आ गया है लिवर। अब लिवर भी एक प्रकार की ग्लैंड है, और ये एक पाउच है जिसे हम कहते हैं यहाँ पर गॉल ब्लैडर, ठीक है। यहाँ पर लिवर से क्या सिक्रीट होता है, आपने कहा लिवर कुछ सिक्रीट करेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, बाइल कहते हैं। ये आप समझ लीजिए, इसे गॉल ब्लैडर या पित्ताशय कहेंगे, ठीक है। लिवर ये सिक्रीट करता है जिसे हम कहते हैं बाइल, या पितरस। बाइल को पितरस भी कहते हैं, बाइल या पितरस, ठीक है। ये जो पितरस होता है ये कहाँ जाके संचित हो जाता है, ये है जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है, ये है बाइल। और ये बाइल कहाँ संचित होता है, आपने कहा ये होता है गॉल ब्लैडर में, जिसे हम पित्ताशय कह रहे हैं, छोटा सा पाउच जैसा आपको जो दिख रहा है। वहां से होगा क्या, हमने कहा लिवर से निकल, लिवर में क्या पाई जाती है, डक्ट पाई जाती है, और लिवर से जो निकलने वाली डक्ट होती है उसे हम कहते हैं हिपैटिक डक्ट। ध्यान रखिए, हमने कहा हिपैटिक डक्ट यहाँ पर पाई जाती है। अब सबसे पहले क्या हुआ, जो बाइल है वो लिवर से निकला और इस गॉल ब्लैडर में चला गया है। अब ये जो बाइल है, ये जो पित्त रस है, इसका साइट ऑफ एक्शन कहाँ पर होता है, साइट ऑफ एक्शन समझ रहे हैं आप, कि जहां पर वो काम करेगा। ऐसा नहीं है कि हर एक चीज, हर एक केमिकल या हर एक पदार्थ हर पूरी बॉडी में कहीं भी काम कर देता है। हर एक केमिकल का, हर एक पदार्थ का क्या होता है, एक स्पेसिफिक साइट होती है, एक विशिष्ट जगह होती है जहां पर वो कार्य करेगा। जैसे हमने कहा कि हमारा जो सलाइवा है हमारे मुख में काम कर रहा है, ऐसा तो नहीं कि हमारी आंखों में उसका कोई फंक्शन होगा, ठीक है। तो हमने कहा कि वैसे ही जो बाइल है, बाइल कहाँ पर फंक्शन करेगा, आपने कहा स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, साइट ऑफ एक्शन है, किसकी साइट ऑफ एक्शन है, आपने कहा पित्त रस की साइट ऑफ एक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन, साइट ऑफ एक्शन। साइट ऑफ एक्शन का मतलब है कि जहां पर कार्य करेगा। तो बाइल का जो कार्य होता है वो यहाँ पर फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, यानी कि फैट को क्या करता है, फैट का ब्रेक डाउन करता है, फैट को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ता है। तो फैट का जो डाइजेशन बाइल कर रहा है, या पितरस जो फैट का या वसा का पाचन कर रहा है, वो छोटी आंत में करता है। सिक्रीट कहाँ से हो रहा है, आपने कहा लिवर से, जमा कहाँ पर हो रहा है, आपने कहा
पित्ताशय या गॉल ब्लैडर में, और आपने कहा काम कहाँ पर कर रहा है, छोटी आंत में कर रहा है। अब सिक्रीट होगा यहाँ से लीवर से और काम करेगा छोटी आंत में। तो आप डिस्टेंस देख रहे हैं आप यहाँ पर, ठीक है, डिस्टेंस है, क्योंकि आपका लिवर आपकी स्टमक यानी कि आपके पेट के साइड में है, और आप जानते हैं कि आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है या लार्ज इंटेस्टाइन है वो लोअर पार्ट में आपके आता है। तो यहाँ पर एक डक्ट होगी, और एक डक्ट के माध्यम से, यहाँ पर एक डक्ट होगी, और एक डक्ट के माध्यम से क्या होगा, ये जो सिक्रीशन है ये कहाँ जाएगा, छोटी आंत में जाएगा। क्या कहते हैं इसे, हिपैटिक डक्ट। ध्यान रखिए क्या है ये, डक्ट है। कौन सी डक्ट है, जिस डक्ट के बारे में हम बात कर रहे थे। तो आपने कहा, अब आप हम कह सकते हैं कि क्या लीवर यहाँ पर क्या है, क्योंकि हमने कहा जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं, जो बहिश्रावी ग्रंथियां होती हैं, उनमें डक्ट पाई जाती हैं, और वहां पर होता क्या है कि जो सिक्रेशन होगा वो डक्ट के माध्यम से सीधे उसी ऑर्गन में, उसी अंग में आता है जहां पर उसका कार्य है। अब सीधे आप देख रहे हैं कि डक्ट के माध्यम से जो बाइल है वो कहाँ पर पहुंचाया जा रहा है, छोटी आंत में पहुंचाया जा रहा है। ऐसा नहीं हुआ कि पहले बाइल को स्टमक में पहुंचाया गया, या बाइल को पहले किसी अन्य अंग में पहुंचाया गया, या पैनक्रियाज में पहुंचाया गया, ऐसा नहीं था। हमने कहा कि जो यहाँ पर डक्ट है वो हिपैटिक डक्ट सीधे बाइल को कहाँ पर लेके जा रही है, छोटी आंत में लेकर के जा रही है। इस प्रकार की ग्रंथि को हम कहते हैं बहिश्रावी ग्रंथियां। आप नाम पे नहीं जाएंगे, बहिश्रावी ग्रंथि एक्चुअली में डक्ट में बह रही है, ठीक है। और जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है जिसे एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, उनमें डक्ट नहीं पाई जाती है, वो डक्टलेस ग्लैंड कहलाती है। तो वहां पर जो श्रावण है, जो श्रावित पदार्थ है, वो अपनी साइट ऑफ एक्शन पर कहाँ जाता है, कैसे जाता है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप ये समझिए कि जो बहिश्रावी ग्रंथि एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो है लिवर। लिवर क्या है, एक प्रकार की एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड या बहिश्रावी ग्रंथि है जिसमें पाई जा रही है डक्ट, और लिवर में पाई जाने वाले डक्ट का नाम है हिपैटिक डक्ट, क्योंकि हिपैटिक जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, आपने कहा लिवर से रिलेटेड है। वैसे जैसे गैस्ट्रो वर्ड आपके स्टमक से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो हर एक ऑर्गन से रिलेटेड स्पेसिफिक वर्ड होते हैं जो कि आपको वहाँ पे यूज करने पड़ते हैं। अब ध्यान दीजिए, इतनी बात क्लियर है सबको कि लिवर एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, बहिश्रावी ग्रंथि है जिसमें डक्ट पाई जा रही है। डक्ट के माध्यम से सीधे जो भी श्रावित पदार्थ है वो साइट ऑफ एक्शन यानी कि उस स्थान पर पहुंचाया जाएगा जहां पर उसे कार्य को करना है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। अब हमने बोला यहाँ पर आप क्या समझे कि एक्सोक्राइन ग्लैंड के आगे डक्ट के माध्यम से श्रावित पदार्थ को अपने साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचाती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड के क्या क्या एग्जाम्पल आपके पास आते हैं, आपने कहा लिवर हो गया है, आपने कहा स्लाइवरी ग्लैंड्स आपके पास आती हैं, ठीक है। आपने कहा पैनक्रियाज भी क्या है, यहाँ पर क्या करता है, जो एक्सोक्राइन सिक्रीशन है वो यहाँ पर करेगा। क्लियर है इतना। आपके लिए होमवर्क में ये है, एक्सोक्राइन ग्लैंड के जितने भी आपके पास एग्जाम्पल आते हैं वो क्या करेंगे, आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ एग्जाम्पल मैंने बता दिए हैं। आपको इतना भी पता है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में क्या सिक्रीट हो रहा है, और वो क्या करेंगे, यहाँ पर उनका फंक्शन कैसे होता है, वो कैसे अपनी साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचते हैं, साइट ऑफ एक्शन क्या है, ये सारे जो क्वेश्चन है इनका आंसर आपको मिल गया होगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हमने कहा ये क्या कहलाती हैं, डक्टलेस ग्लैंड कहलाती हैं। डक्टलेस का मतलब होता है विदाउट डक्ट, विदाउट डक्ट यानी कि बिना डक्ट के, यानी कि इनमें कोई भी डक्ट नहीं पाई जाती है। काम इनका भी सेम वही है, एंडोक्राइन ग्लैंड का जो फंक्शन है वो भी सेम है कि ये भी क्या करेंगे, कुछ पदार्थों को स्रावित करेंगे जो कि हमारी बॉडी में किसी न किसी प्रकार की एक्टिविटीज को, किसी न किसी प्रकार की प्रक्रिया को कर रहा होगा। डिफरेंस इतना आ जाता है कि यहाँ पर कोई डक्ट नहीं होती है, तो ये अपने सिक्रीशन को साइट ऑफ एक्शन तक कैसे पहुंचाएंगे। हमने कहा यहाँ पर जो एंडोक्राइन ग्लैंड से जो भी सिक्रीशन होते हैं वो सीधे हमारे रक्त में जाते हैं। कहाँ जाते हैं, हमारे रक्त में। अब आप जानते हैं कि पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो कर रहा है फ्लो। तो कैसे फ्लो करेगा, हमने कहा जैसे जैसे ब्लड आपका फ्लो कर रहा है वैसे वैसे उस ब्लड के साथ, उस रक्त के साथ जो एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा जो पदार्थ होगा वो भी क्या करेगा, पूरी बॉडी में ट्रेवल करेगा, और जहां पर उसकी साइट ऑफ एक्शन होगी वहां पर वो एक्टिव होकर के अपना काम करेगा। दोनों में अगर मैं डिफरेंस को पूछूं तो दोनों में डिफरेंस क्या, आपने कहा एक्सोक्राइन ग्लैंड से जो भी यहाँ पर सिक्रीशन निकल रहे हैं, जो भी यहाँ पे हॉर्मोन्स निकल रहे हैं, तो आपने क्या बोला, वहां पर वो क्या करे, पूरी बॉडी में ट्रैवल कर रहे हैं।
ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा जो यहाँ पे जो भी पदार्थ, तो मैंने कहा कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा जो भी पदार्थ यहाँ पे स्रावित हुए हैं वो पूरी बॉडी में ट्रेवल नहीं कर रहे हैं, जहां पर उनका काम है वो सीधे वहीं जा रहे हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा कि लिवर से जो बाइल यहाँ पर निकला या फिर आपके यकृत से जो पित्ताशय पित्तरस जो निकला वो पूरी बॉडी में ट्रेवल नहीं कर रहा था क्योंकि वो रक्त में नहीं गया। ध्यान रखिए कि जब भी हम एक्सोक्राइन ग्लैंड के सिक्रेशन के बारे में बात करें तो हमने कहा वो आपके रक्त में नहीं मिल रहा है, बल्कि वो डक्ट के माध्यम से सीधे उसी ऑर्गन उसी अंग में जा रहा है जहां पर उसका काम है। लेकिन अगर हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बात करते हैं तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपने सिक्रेशन को, अपने श्रावण को रक्त में डालेंगे, ठीक है। और रक्त के माध्यम से क्या होगा, वो जहां पर भी उसका कार्य होगा वहीं पर वो एक्टिव हो जाता है। तो नाम आपके देख रहे हैं कि नाम की जस्ट अपोजिट इनके फंक्शन है। जो बहिश्रावी ग्रंथि है जिसे एक्सोक्राइन ग्लैंड कह रहे हैं वो डक्ट में बह रहा है, जिसे अंतःस्रावी ग्रंथि कह रहे हैं या फिर जिसे एंडोक्राइन ग्लैंड कह रहे हैं उनका जो श्रावण है वो रक्त में बह रहा है बिना डक्ट के। इतनी बातें अगर क्लियर हैं तो क्या हम पढ़ सकते हैं अब एक्सोक्राइन ग्लैंड को। अब हमने कहा जो एक्सोक्राइन ग्लैंड से एक सिस्टम बनता है उसे हम क्या कहेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम कहेंगे। तो एंडोक्राइन सिस्टम किस चीज से मिलकर के बना है, आपने कहा एंडोक्राइन ग्लैंड से मिलकर के बना है। पढ़ लें। हमने कहा द एंडोक्राइन सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स। यही हमने बोला है कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो क्या हुआ है, जो अंतःस्रावी तंत्र है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों से मिलकर के बना है। अ डक्टलेस ग्लैंड इज कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। आपने कहा अंतःस्रावी ग्रंथि को हम क्या कह सकते हैं, डक्टलेस ग्लैंड भी कह सकते हैं। डक्टलेस का यानी कि विदाउट डक्ट, यानी कि बिना डक्ट के ये जो ग्रंथियां हैं वो होती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट इट्स प्रोडक्ट डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम। जो यहाँ पर अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं या एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं अपने श्रावण को सीधे रक्त में डालती हैं, सीधे आपके ब्लड में डालती हैं। हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड इन द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, साथ को पूरा जो पूरा आपका पैराग्राफ है वही आपका पूरा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको क्या क्या चीजें बताई गई हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, हम लास्ट में देखेंगे। आपको बोलेगा कि जो हॉर्मोन्स होते हैं आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है। हॉर्मोन्स इज मेनली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। अब हार्मोन जो होते हैं वो मुख्यतः प्रोटीन से बने हुए होते हैं, वही प्रोटीन जो आप अपने भोजन से ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है। हार्मोन असिस्ट द नर्वस सिस्टम इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आपने कहा कि जो हार्मोन है वो आपके नर्वस सिस्टम को असिस्ट करता है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में, यानी कि नियंत्रण एवं समन्वय में। Nervous do not react to every knob and corner of the body and hence the hormones are needed to affect a control and coordination in those part। आपने कहा कि ऐसा नहीं है कि हर एक छोटे से छोटे पार्ट में भी आपका जो नर्वस सिस्टम है वही वहां पर जो फंक्शनिंग है वो क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। इनडायरेक्टली तो करेगा लेकिन वहां पर क्या है, आपके जो हार्मोन्स है वो वहां पर वर्क करते हैं। तो आपके हार्मोन्स को भी यहाँ पर जो कंट्रोल करेगा वो आपका ब्रेन ही करेगा एक्चुअली में। इसीलिए कहते हैं कि जब आप स्ट्रेस में होते हैं, जब आप बहुत टेंशन लेते हैं, आपका जो हार्मोनल बैलेंस है आपका वो डिस्टर्ब हो जाता है। आपके जो हार्मोन्स अगर वो बैलेंस है तो सारा जो फंक्शन है वो आपका बैलेंस वे में हो रहा है। अगर आप वहाँ पर क्या होते हैं थोड़ा स्ट्रेसफुल जो आपका माहौल अगर ऐसा रहता है तो आपके जो हार्मोन्स है वो इम्बैलेंस हो जाएंगे। इम्बैलेंस होंगे तो जो हार्मोन्स की फंक्शनिंग है वो भी क्या होगी, इम्बैलेंस यहाँ पर होती है। Moreover, unlike nervous control, hormonal control is somewhat slower। हमने कहा डिफरेंस क्या होता है कि जो आपका नर्वस सिस्टम के द्वारा जो फंक्शनिंग होती है, जो एक्शन और जो रिएक्शन देखने को मिलता है वो बहुत क्विक होता है, बहुत सडन होता है। हॉर्मोन्स के थ्रू जो आपको यहाँ पर जो भी इफेक्ट देखने को मिलता है, जो भी प्रभाव देखने को मिलता है वो कैसा होगा, थोड़ा स्लो होगा, थोड़ा सा धीमा होगा। किसके कंपैरिजन में, आपके नर्वस सिस्टम के कंपैरिजन में। तो क्या चीजें हमने पढ़ी हैं, देखिए हमने बोला ऊपर की लाइन ये है कि जो अंतःस्रावी आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो किससे मिलकर के बना होता है, आपके अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा बना होता है। इस लाइन को आप क्या करेंगे, पूरा कर लेंगे, ठीक है। कि जो अंतःस्रावी तंत्र होता है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा बना होता है। क्लियर है, आगे की लाइन पढ़ लेते हैं। हमने कहा नलिकाइन ग्रंथि को अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है, अतः अंतःस्रावी ग्रंथि अपने उत्पाद को सीधे रक्त में स्रावित करती है। हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथियों में निर्मित होते हैं
हार्मोन मुख्यतः प्रोटीन से बने होते हैं। हार्मोन तंत्रिका तंत्र को नियंत्रण एवं समन्वय में सहायता करते हैं। तंत्रिकाएं शरीर के हर कोने पर प्रतिक्रिया नहीं करती हैं और इसीलिए उन हिस्सों में नियंत्रण और समन्वय को प्रभावित करने के लिए हार्मोन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा तंत्रिका नियंत्रण के विपरीत हार्मोनल नियंत्रण कुछ धीमा होता है। पूरा जो पैराग्राफ है इंपॉर्टेंट है आपका, आपको सारा जो पैराग्राफ है उसे यहाँ पर क्या करना है, नोट करना है। तो एक बार सारी चीजें जो है वो आप लोग पढ़ लीजिए। चलिए, तो इतनी बातें अगर क्लियर हैं तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं वो हमें क्या ध्यान रखनी है। हमने बोला सबसे पहले तो आपका एंडोक्राइन सिस्टम किस चीज से मिलकर के बना होता है, पहली चीज ये है। दूसरा हमने कहा इसे हम डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है। हमने कहा कि ये क्या करते हैं, सीधे अपनी सिक्रीशन को ब्लड स्ट्रीम यानी कि आपके रक्त में क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। तीसरा हमने कहा कि यहाँ पर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, वो हार्मोन का प्रोडक्शन कर रही हैं। ठीक है, हार्मोन मेनली प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। अब हार्मोन्स क्या कर रहे हैं, आपने कहा आपके नर्वस सिस्टम की हेल्प कर रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बोला यहाँ पर, ये आप जानते हैं कि नर्वस सिस्टम हर एक कोने पे काम नहीं करेगा, इसीलिए जो हार्मोन्स होते हैं वो यहाँ पर काम करते हैं। और लास्ट जो लाइन है वो आपको याद रखनी है कि यहाँ पर जो हार्मोनल कंट्रोल होता है वो नर्वस कंट्रोल के कंपैरिजन में, नर्वस कंट्रोल की तुलना में थोड़ा सा धीमा होता है। तो इस स्लाइड में आपने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं। इस स्लाइड में हमने सबसे पहले ये पढ़ा है कि जो ग्रंथि होती है उसे, ग्रंथि क्या है, क्या है ग्रंथि। सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन का आंसर किया था, हमने कहा ग्रंथि कितने प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। सबसे पहले ग्रंथि क्या है, अपनी का ग्रंथि हमारी बॉडी के पार्ट्स होते हैं जिनका मुख्य कार्य होता है श्रावण या सिक्रीशन। इनके द्वारा श्रावी जो पदार्थ होते हैं वो शरीर के अलग अलग जो प्रक्रियाएं हैं, अलग अलग जो प्रोसेस है उनमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं अलग अलग वे में। अब इसके एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो आपने कहा जैसे कि हमने लिया था सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकल रहा है जो डाइजेशन में मदद करेगा। हमने कहा आगे जाके आप एंडोक्राइन सिस्टम के क्या एग्जाम्पल पढ़ेंगे जिसमें आपने कहा पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि आपके हेड वाले पोर्शन में पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड से आपका एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे आप कहते हैं ग्रोथ हार्मोन, जिसे आप क्या कहते हैं, GH से भी आप उसे क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, अब ये जो ग्रोथ हार्मोन है इसका क्या फंक्शन होगा, आपने कहा इसका फंक्शन होगा ग्रोथ करना, इसे हम वृद्धि हार्मोन कहते हैं। ठीक है, अब हमने कहा हमारी हाइट कितनी है वो डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी में जो ग्रोथ हार्मोन है वो किस लेवल पे रिलीज हुआ है। अगर ग्रोथ हार्मोन ठीक ठाक बैलेंस वे में रिलीज हो रहा था तो आपकी जो हाइट होती है वो ठीक होती है, अच्छी होती है। अगर ग्रोथ हार्मोन थोड़ा ज्यादा रिलीज हो गया है तो आप देखते हैं कि किसी की हाइट बहुत ज्यादा होती है। अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत कम रिलीज हुआ है तो आपने कहा कि जो हाइट है वो कम देखने को मिलती है यहाँ पर। तो ग्रोथ हार्मोन का क्या है यहाँ पर फंक्शन, आपने कहा कि वृद्धि में क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है, वैसे हमने कहा कि लीवर से निकलने वाला एक जो सिक्रीशन है वो क्या कर रहा है, डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। तो ये जो एग्जांपल आते हैं ये आपका आता है एंडोक्राइन ग्लैंड या एंडोक्राइन सिस्टम से रिलीज होने वाले जो भी यहाँ पर क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं, उनका एग्जाम्पल आता है। इससे पहले जो एग्जाम्पल हमने लिया था जैसे कि हमने कहा स्लाइवरी ग्लैंड है तो हमने कहा स्लाइवरी ग्लैंड से रिलीज हो रहा है सलाइवा, और सलाइवा किसका एग्जाम्पल है, एक्सोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले पदार्थ का क्या है यहाँ पर एग्जाम्पल है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखे हैं। चलिए, तो हमने कहा ग्रंथि कितने प्रकार की होती है, ग्रंथि दो प्रकार की होती है। अब तीसरा जो क्वेश्चन आता है, हमने कहा अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि में क्या डिफरेंस है। तो आपको क्या करना है, हमने कहा एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड में डिफरेंस
अगर मेजर डिफरेंस को मैं देखूं कि यहाँ पर जो अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि है, अगर इन दोनों में मेजर डिफरेंस को हम देखें तो क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहला डिफरेंस हमने डक्ट का देखा कि हमने कहा कि इनमें यहाँ पर जो डक्ट है वो पाई जा रही है और इनको हमने क्या कहा था, डक्ट लेस कहा था। ठीक है, ये क्या होती है, डक्ट लेस होती है। तो हमने कहा कि यहाँ पर क्योंकि डक्ट है तो सीधे जहाँ पर साइट ऑफ एक्शन है वहां पर रिलीज हो रहा है। क्योंकि ये डक्ट लेस है तो अपने श्रावण को कहाँ सिक्रीट कर रही है, ब्लड में सिक्रीट कर रही है। दोनों के एग्जाम्पल आप लोग देख लेंगे। ठीक है, हमारे पास मेनली एंडोक्राइन सिस्टम आता है। अब हम एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। हमने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास हो सकता है कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि आपकी होती है, आपने कहा जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि से कौन से पदार्थ स्रावित होते हैं, कौन से होते हैं, हार्मोन होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं, आपने कहा हार्मोन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि हार्मोन क्या है, हार्मोन के कार्य क्या है। ठीक है, हमने कहा हम कह सकते हैं कि हार्मोन किस प्रकार से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में सहायता देते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हमारे बनते हैं। अभी तक आपने इस स्लाइड में जो पढ़ा है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास ये बनते हैं। चलिए, तो ये हमने बात की है कुछ ग्लैंड्स के बारे में। अब जो हार्मोन्स है, हार्मोन्स की डेफिनेशन देख लेते हैं, हार्मोन्स क्या होते हैं। ठीक है, इतना तो हमें समझ आ रहा है कि हार्मोन्स कहाँ से स्रावित हो रहे हैं। हमने कहा हार्मोन्स आपके यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित हो रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया था, एक ग्लैंड है, ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्लैंड, वहां से निकलता है ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन क्या है, यहाँ पर एक प्रकार का हार्मोन है, एक प्रकार का केमिकल है। ठीक है, डेफिनेशन को अगर हम पढ़े तो हमने कहा दीज आर द केमिकल मैसेंजर सिक्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट। ध्यान रखिए कि जो हार्मोन्स होते हैं वो बहुत स्मॉल अमाउंट में सिक्रेट होते हैं और ऐसा नहीं है कि वो हर बार एक ही मात्रा में सिक्रेट हो रहे हैं। नीड के अकॉर्डिंग, आवश्यकता के अकॉर्डिंग जो हार्मोन्स है वो सिक्रेट होते हैं, वो सिक्रेट नहीं होते हैं। कितने अमाउंट में हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं वो भी डिपेंड करता है आपकी नीड पे, आपकी आवश्यकता पे क्या करता है, ये निर्भर करता है। तो सबसे पहले हमने कहा कि जो यहाँ पर हार्मोन है वो मैसेंजर है। मैसेंजर क्या है, जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन है, वो एक मैसेंजर है। वो क्या मैसेज यहाँ पे पास करा रहे हैं कि ग्रोथ से रिलेटेड जो भी वहां पर प्रोसेस है उसके लिए एज अ मैसेंजर वहां पर काम करेगा। आपने कहा बाय स्पेशलाइज्ड टिश्यू कॉल्ड अ डक्टलेस ग्लैंड, कि जो हार्मोन्स हैं वो क्या है, केमिकल मैसेंजर होते हैं जो कि डक्टलेस ग्लैंड यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा स्रावित होते हैं। दे एक्ट ऑन अ टारगेट टिश्यू ऑर्गन यूजुअली अवे फ्रॉम देयर सोर्स। एंडोक्राइन सिस्टम हेल्प्स इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन थ्रू केमिकल कंपाउंड्स कॉल्ड हार्मोन। तो यहाँ पर इस स्लाइड में आपने क्या चीजें समझी हैं कि हमने बोला हार्मोन किस चीज से मिलकर के बने होते हैं, प्रोटीन से। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या होते हैं, केमिकल, कुछ केमिकल्स हैं जो एज अ मैसेंजर, मैसेंजर आप लोग जो मैसेंजर है, जो मैसेज है, आप लोगों के लिए नया वर्ड नहीं है क्योंकि आप लोग क्या करते हैं आजकल फोन यूज करते हैं, तो आप क्या करते हैं, मैसेज भेजते हैं, संदेश भेजते हैं। तो कभी आपने देखा होगा, हमने बात की थी स्टिमुलस की, तो मैसेज भी क्या है, एज अ स्टिमुलस काम करते हैं। आपने किसी को ऐसा मैसेज भेजा कि उसे गुस्सा आ गया, तो वो भी क्या है, एक स्टिमुलस था, क्योंकि जैसे उसने क्या किया, उस मैसेज को पढ़ा। ठीक है, जैसे मैसेज को पढ़ा तो वैसे ही उसका एक रिस्पॉन्स निकला, उसे गुस्सा आया। वैसे ही आपने किसी की तारीफ की तो उसे अच्छा लगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो रिस्पॉन्स निकल रहे हैं हमेशा स्टिमुलस के लिए निकलते हैं, उद्दीपक के लिए निकलते हैं। तो वही यहाँ पर कार्य कौन करेंगे, हार्मोन करेंगे, कि एज अ मैसेंजर काम करेंगे। और आपने कहा कि अगर हम ग्रोथ हार्मोन को देखें, अगर ये एज अ मैसेंजर काम कर रहा है तो इसका जो रिस्पॉन्स है, इसकी जो प्रतिक्रिया है वो आपको किस रूप में देखने को मिल रही है, यहाँ पर आपने कहा ग्रोथ यानी कि वृद्धि के रूप में आपको देखने को मिल रही है। क्लियर है इतना। नेक्स्ट लाइन आपको क्या बताती है, दे एक्ट ऑन टारगेट टिश्यू ऑर्गन। यहाँ पर टारगेट ऑर्गन या साइट ऑफ एक्शन वही था, टारगेट ऑर्गन यानी कि जिस ऑर्गन पे काम करना है, साइट ऑफ एक्शन यानी कि जिस ऑर्गन जिस अंग में उसे कार्य करना है। तो हम क्या देखेंगे, हमने कहा कि जो ग्रोथ हार्मोन है ऐसा नहीं होता है कि वो हमेशा एक ही अमाउंट में, एक ही मात्रा में रिलीज हो रहा है। ठीक है, आप देखते हैं कि धीरे धीरे जो ग्रोथ हार्मोन है वो रिलीज होता रहता है, लेकिन जैसे ही टीनेज
आप देखते टीनेजर्स को देखते हैं तो एकदम से आप देखते हैं कि उनकी हाइट भी बढ़ने लगी। इट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि वहाँ पर उस टाइम पे उस एज पीरियड में जो ग्रोथ हार्मोन है वो ज़्यादा यहाँ पे रिलीज हो रहा होगा। और कुछ टारगेट यहाँ पे क्या होते हैं, ऑर्गन होते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे ऑर्गन एक ही दिशा में या फिर एक ही गति से बढ़ रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। आपने कहा आपके हाथों की लेंथ, आपके पैरों की लेंथ यहाँ पर क्या होती है, अलग अलग होती है। क्लियर है इतना। नेक्स्ट हमने बोला यहाँ पर ये क्या करते हैं, यूजुअली अवे फ्रॉम देयर सोर्स। यहाँ पर ये जो एक्शन होगा, साइट ऑफ एक्शन या टारगेट ऑर्गन होगा, ये क्या होता है, इनका सोर्स से अलग होते हैं। क्योंकि सोर्स के हमने कहा हमारे हेड वाले रीजन में पिट्यूटरी ग्लैंड है, लेकिन ग्रोथ हार्मोन के फंक्शन जो है पूरी बॉडी में है, ठीक है, क्योंकि ग्रोथ पूरी बॉडी की हो रही है। एंडोक्राइन सिस्टम हेल्प्स इन कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन। ये आप समझते हैं कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो नियंत्रण एवं समन्वय में हमारी सहायता कर रहा है थ्रू केमिकल कंपाउंड, किसी केमिकल कंपाउंड के द्वारा। और उन केमिकल कंपाउंड को ही हम क्या कह रहे हैं, हार्मोन कह रहे हैं। क्लियर है इतना, ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। चलिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में अब आप, क्योंकि हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं, सिर्फ आपको पढ़ना है, समझना है कि क्या एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। तो जल्दी से पढ़ेंगे। हमने कहा एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है, अ डक्टलेस ग्लैंड दैट सीक्रेट हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं वो डक्टलेस ग्लैंड होती हैं जो अपने श्रावण को सीधे आपके रक्त में डालती हैं। चलिए अब यहाँ पर आपको आयोडाइज सॉल्ट की इंपॉर्टेंस और उनकी नेसेसिटी के बारे में बताया गया है। ये जो टॉपिक है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपको एक यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है, और डायग्राम में आप देख रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां। अब अभी तक सिर्फ एक ग्रंथि की बात हमने की थी, ठीक है, कौन सी ग्रंथि थी, वो पिट्यूटरी ग्लैंड की आपने बात की है। कहाँ पर पाई जाती है, आपके यहाँ पर हेड वाले रीजन में पाई जाती है, ठीक है, आपके ब्रेन वाला जो रीजन है वहां पर पाई जा रही है। इसके अलावा और क्या क्या होती है, हमने कहा इसके अलावा होती है पीनियल ग्लैंड, इसके अलावा होती है थायराइड ग्लैंड, थाइमस, एड्रीनल ग्लैंड, पैनक्रियाज, टेस्टिस, ओवरी। अब ध्यान दीजिए जो पैनक्रियाज है वो आपकी दोनों जगह शामिल होता है। एंडोक्राइन पार्ट भी इसमें आता है, एक्सोक्राइन पार्ट भी इसमें आता है। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बताइए वो कौन सी ग्रंथि है जिसमें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों प्रकार के सिक्रीशन पाए जाते हैं, या अंतःस्रावी बहिःस्रावी दोनों प्रकार के श्रावण पाए जाते हैं। हमने कहा पैनक्रियाज ऐसी ग्रंथि होती है, ठीक है। आपको करना क्या है, जल्दी से इमेज को एनालाइज कीजिए और देखिए कि किस ग्लैंड की पोजीशन कहाँ पर है। इसके बाद हमारे पास एक चार्ट आता है जिसमें हम देखेंगे ग्लैंड का नाम क्या है, ग्लैंड कहाँ पर पाई जा रही है, उसका उससे निकलने वाले जो हार्मोन्स है, ग्रंथि से निकलने वाले जो हार्मोन्स है वो कौन कौन है, और उन हार्मोन के क्या क्या कार्य हैं। तो इम्पोर्टेंट आपके पास टेबल आती है, एक बार आप लोग क्या करेंगे, इमेज को एनालाइज करेंगे जल्दी से। चलिए अब आपके लिए होमवर्क में क्या है, आप ये इमेज देख रहे हैं और आपको ये इमेज बनानी है, ड्रॉ करनी है, ठीक है, ड्रॉ करनी है। और आपको जितनी भी ग्लैंड्स, जितनी भी ग्रंथियां यहाँ पर बताई गई हैं वो वहां पर क्या करनी है, बनानी है, लेबल करनी है। ध्यान रखिए आपको इतना पता होना चाहिए कि लोकेशन कहाँ पर है। जैसे अगर आप थाइमस बना रहे तो आपको पता होना चाहिए कि ये चेस्ट वाले रीजन में है। आप थायराइड बना रहे तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपके नेक वाले रीजन में है, ठीक है। पैनक्रियाज अगर आप बना रहे तो आपको इतना पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर होती है, आपके स्टमक के नीचे होती है। अगर आप एड्रिनल ग्लैंड बना रहे हैं तो आपने कहा ये किडनी के ऊपर पाई जा रही है, तो आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, इसीलिए आपको डायग्राम बनाना है। कभी कभी क्या आता है कि डायग्राम आता है और वहां पर कोई एक ग्लैंड बना दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि बताइए ये कौन सी ग्रंथि है तथा इसके कार्य क्या होते हैं, तो इसीलिए आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए ये आपके लिए होमवर्क में है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम सारे ग्लैंड्स के फंक्शन देखेंगे, उनकी लोकेशन के बारे में बात करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।